आइए एक बार हम लोग फिर भौतिकी विज्ञान की क्लास में गाउस के नियम की चर्चा कर रहे थे और गाउस के नियम में हमने गाउस के नियम को प्रूव भी कर लिया था और गाउस की प्रमेय क्या है उसकी बृहद जानकारी हम लोग अर्जित कर चुके हैं। बच्चों देखिए, ज़रूरी क्या है आप लोगों के लिए कि गाउस का नियम अगर आपने तैयार कर लिया है तो गाउस के नियम के एक दो एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं उनको भी तैयार रखेंगे तो पूरा आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें में से एक डेरिवेशन कभी कभी 3 नंबर में भी दे देता है। और आप देखिए कि गाउस के नियम तक की बात हम जब कर रहे हैं बच्चों, तो अभी तक ये लगभग पहली यूनिट की बात कर रहे हैं और पहली यूनिट में हमने ज़्यादातर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाला है। इस बात की जानकारी तो आपको अवश्य होगी कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही बात अभी तक करते हैं। अभी 1-2 पॉइंट और करेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा गाउस का नियम। यानी पहली यूनिट आप देखिए, जो भी डेरिवेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं समस्त डेरिवेशनों को आप क्या करेंगे कि उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? और कुछ बच्चे 1-2 क्वेश्चन आलतू फालतू लिख के भेज रहे हैं, सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक मैसेज इस वीडियो में मैं देना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले सिद्धांत को नहीं पढ़े हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन गोला बना दिए, थीटा बना दिए, सर इसका आंसर बता दीजिए। या आप जब आप उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं। एक बच्चे ने, जो भी बच्चा होगा, भेजा था सर रिजल्वेशन आप वेक्टर बता दीजिए। सर रिजल्वेशन आप वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, कहाँ पढ़ते हो बेटा, आ जाओ किसी दिन स्कूल पर, हम तुमको पूरा रिजल्वेशन बता देंगे। ठीक है, पूछ रहे हो वेक्टर क्या हो। सर देखिए, वेक्टर इसकी बात तुमने किया, वो क्वेश्चन जैसे भी रहा हो तुम्हारा, तुम जानो, आ जाओगे जब, या तो फिर किस किताब से तुम ले रहे हो, या कहने का मेरा मतलब ये है कहाँ से है क्वेश्चंस। ठीक है, किस तुम आलतू फालतू क्वेश्चन भेज दिए। ठीक है, आ जाओ बेटा, खूब आराम से, स्कूल पे तो हम बैठे ही रहते हैं टाइम तक, उसी में आपको क्वेश्चन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चन हो 1-2 हज़ार क्वेश्चन लिख के चले आओ एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। सैद्धांतिक चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे तो सारे आंसर मिल जाते हैं, आंसर तो मिल ही जाएंगे कहीं नहीं क्वेश्चनों का। ठीक है, इसलिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जितना दिया जा रहा है उसको अवश्य पहले तैयार करिए, क्योंकि थियरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जितने भी फिजिक्स में अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर अगर आपको करना है, स्कोरिंग करना है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है उसकी सिद्धांतों को, जितनी यूनिट में डेरिवेशन है उसको पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं गाउस के नियम की ओर। गाउस के नियम में 12th की क्लास है तो यहाँ 12th लिख देते हैं बच्चों। और आप देखिए, गाउस के नियम का हमें पहला एप्लीकेशन देखना है, तो पहले एप्लीकेशन में हम देखेंगे, एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग होता है अनंत लंबाई के, आइए अनंत लंबाई के, इसी को हमें याद देखना है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित तार होगा, वायर होगा, उसी के लिए क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें या फ्लक्स निकालें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालते आए हैं। जब फ्लक्स मिल जाएगा तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा नया टाइप का डेरिवेशन है कि अनंत लंबाई का एक तार होगा, कोई भी एक तार हम यहीं से ले लेंगे। देखिए, इसके चित्र को समझ लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए, आप तैयार करते चलिए, क्योंकि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, उनके पास फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में, और यह ज्ञान ही है जो आपको उत्तम दिशा प्रदान करेगा। इसलिए आप ज्ञान की ओर बढ़िए। यह समय ही ऐसा है आपके लिए कि इसमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, 12th में पहुंच गए हैं बच्चों। मेरा हमेशा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप वो पढ़ाई करिए जो आपके डायरेक्शन, आपकी दिशा को निर्धारित कर सके, आपको करना क्या है। ठीक है, हमने एक अनंत लंबाई का इसी प्रकार का एक तार ले लिया बच्चों। ठीक है, इसी तार के कारण अब देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, देखिए एक ही प्रकार का धनात्मक चार्ज हमने ले लिया, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक तार भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मान अलग आएगा। हम धनात्मक ही लेते हैं क्योंकि परीक्षण आवेश के सिद्धांत से ही हम चल रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम इसी से कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर एक क्या देख लें, एक वैद्युत या एक बिंदु आवेश P ले लें, या यहीं से देखिए, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमें P बिंदु पर, ठीक है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, इसके जो
फेज हैं या इसके जो सरफेस होंगे वो इस प्रकार से दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है देखिए, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। इसी बिंदु को अगर हम प्लस क्यू चार्ज मान लें ये, और एक प्लस क्यू मान लें यहाँ रखा हुआ है, इस बिंदु को पहले देखेंगे तो यहाँ से हमें एक चित्र प्राप्त होगा। वो कैसा चित्र होगा आप समझ सकते हैं, लगभग इस प्रकार से एक सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमें 3 पृष्ठ मिलेंगे। कितने पृष्ठ मिलेंगे बच्चों? 3। अभी दिखाएंगे कौन कौन से पृष्ठ हैं, आप समझ जाएंगे उन पृष्ठों को। ये चित्र आप एनसीईआरटी की किताब से बना लेंगे बच्चों, एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छा दिया है और हमने भी लगभग ठीक ही ठाक बनाया है। आप लोग जानते हैं थोड़ी कला हमारी कमज़ोर है। तो इसी पर हमें, इस बिंदु पर हम देखें, अगर ये आर है तो यही पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इस फ्लक्स से देखिए, इधर आप जानते हैं बंद पृष्ठ पूरा है, बंद पृष्ठ के इधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, बिंदु इधर अगर हमने लिया है तो यहाँ पर भी फ्लक्स गुजरेगा। क्लियर? अब आप क्या करिए, अगर हम इसको S1 मान लें, ये हमारा S1 है, ये S2 है, इसको नहीं मिलाए हैं, ठीक? तो अब देखिए, और इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया है ये मान लेते हैं L है बच्चों। इतना आपको लिखना पड़ेगा, माना कोई एक अनंत लंबाई L का तार है जिसकी लंबाई देखिए यहाँ से L है, उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। सारी चीज़ें लिखी हुई आपको नोट्स में हम इसीलिए दे देते हैं बच्चों, इससे अच्छा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मिल भी जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, बड़े आसानी तरीके से हम चीज़ों को समझ लेते हैं और चीज़ों को समझ के अब हम अगर इस बिंदु पर फ्लक्स की बात करें, यहाँ से इस बिंदु पर फ्लक्स की बात करें, ये ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। इस पे अगर बात करें तो ये नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन होगा। और इस बिंदु पर हम बात करें, इस बिंदु पर तो देखिए ये चित्र, एक चित्र ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी सर्कल, ये देखिए ये है, ये वृत्त है, ये भी वृत्त बना हुआ है, और ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का मतलब आप बेलन जानते हैं, और पूरा बना हुआ बेलन है। ये पृष्ठ से देखिए ये इसके लंबवत गुजरेगा, लंबवत का मतलब ये इस ओर निकलेगा फ्लक्स, इसका फ्लक्स नीचे की ओर आएगा, अर्थात दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हैं और एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत होने का मतलब ही है बच्चों कि जो इनसे फ्लक्स गुजरेगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर कह दें कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स φ1, ठीक, और यहाँ से इधर से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 है, तो ये लंबवत होने के कारण एक दूसरे के विपरीत भी हैं, एक उधर है एक उधर है, तो φ1 φ2 विपरीत होने के कारण आप लिखेंगे कि जो S1 पृष्ठ है, S1 तथा S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले समस्त फ्लक्स का मान, अर्थात अगर हम कहें कि S1 तथा S2 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले, देखिए बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। जो बता रहे हैं वही सब चीज़ें हैं। तो इस वाले पृष्ठ से होकर जो फ्लक्स गुजरेगा और इस वाले से होकर गुजरेगा, उनका मान आपस में बराबर होगा, अर्थात 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्यों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। अगर इसकी डायरेक्शन हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो ये अगर E1 आप लिख देंगे तो ये अगर ये है तो ये इधर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, अर्थात E3 का मान निकालेंगे। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जो दो पृष्ठ S1 तथा S2 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और क्यों 0 होगा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इनकी दिशा विपरीत है। और इनको जब ये वक्राकार पृष्ठ के अब इसके बाद देखिए बेलनाकार जो गाउसी पृष्ठ है S1 तथा S2, ये देखिए बेलनाकार पृष्ठ है S1 और S2, और ये जो बनाया ये वक्र बना रहा है, वक्र का या पृष्ठ पर हम देखेंगे, यानी अगर इसको S1 S3 कह दें तो ये वक्राकार पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे ये बेलनाकार पृष्ठ हैं, इन बेलनाकार पृष्ठों का जो हमारा फ्लक्स होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिख देंगे φ1 = φ2। देखिए बच्चों अनुप्रयोग थोड़ा कम समझ में आएगा, आपको जो नोट्स मिल रही है उस नोट्स को सिर्फ एक बार पढ़िएगा। ठीक है, जैसे डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार कारण किसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कोई एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें L, देखिए L कोई एक बिंदु प्लस Q यहाँ लिया गया, प्लस Q यहाँ लिया गया, जिसके 2 पृष्ठ हैं, एक ये और एक पृष्ठ ये। इसी पृष्ठ पर हमें मिलेगा, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, इस पे भी
शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन विपरीत है। और आप जानते हैं गाउस के नियम में अगर किसी के पृष्ठ पर अगर स्थित जो फ्लक्स होता है उसका मान शून्य होता है, क्योंकि वहाँ पे से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की मापी हमारा फ्लक्स कहलाता है। इसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। तो φ1 बराबर φ2 और दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 0। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि एक जो विद्युत क्षेत्र E है वो परस्पर क्या है? एक दूसरे के लंबवत होगा। देखिए ये अगर ऐसे इसको देखिए, ये क्या है? इस फ्लक्स के लंबवत है। ये क्या है? ये भी लंबवत है, लेकिन ये क्या है? समांतर है। ये इसके समांतर है। समांतर पर ही हम निकालेंगे, लंबवत पे तो थीटा का मान भी लेंगे। तो आप जान रहे हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। जब cos 90 लिया जाएगा तो ऑलरेडी ये 0 दे देगा। इसीलिए हमने लिख दिया है कि S1 तथा S2 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले फ्लक्स शून्य होंगे। क्यों शून्य होंगे? क्योंकि ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो जो बन रहा थीटा कोण है उसके लंबवत है। क्या है बच्चों? लंबवत होने के कारण इस पे होने इससे गुजरने वाले फ्लक्स क्या होंगे? शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि फाई बराबर हमने बताया है, फाई बराबर बच्चों आप जानते हैं EA cos थीटा। तो ये क्षेत्रफल और ये क्या है? इनके बीच, यानी कह दीजिए कि बच्चे इसका क्षेत्रफल जो होगा यहाँ से, ये क्षेत्रफल अगर कोई एक बिंदु ले लें जिसका क्षेत्रफल A हो या DA हो तो DA भी लिख सकते हैं। तो A cos थीटा जो है, थीटा जो होगा वो 90 हो जाएगा। और जब 90 हो जाएगा तो आप देखिए फाई बराबर क्या मिलेगा? 0। यही सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। ये भी जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसके क्षेत्रफल के क्या है? लंबवत है। अतः उसके लिए अगर ये φ1 मान लिया जाए तो φ2 भी क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। जितने डेरिवेशन है बच्चों करते चलेंगे, ठीक है, आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए P बिंदु, ये चित्र जरूर बना दीजिएगा और जैसे चित्र लिखा है बस उसी का वर्णन कर देना है। आगे आके हम देखते हैं कि जो हमारा वक्राकार पृष्ठ है, ये वक्र है, जो ये वक्राकार पृष्ठ, इसके लिए आगे लिखना पड़ेगा क्या? वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिखिए आगे कि वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सिर्फ हमें वक्राकार से ही निकालना है। जब अनंत लंबाई का तार देगा तो आपको वक्राकार पृष्ठ, ये जो वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ही हमें वैद्युत फ्लक्स की बात करनी है। ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, ये दोनों पृष्ठ जो हमारे वृत्त की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, बेलनाकार पृष्ठ हैं, उनसे फ्लक्स जो गुजरेगा उसका मान शून्य होगा। इसीलिए इस पे एक P बिंदु ले लेंगे, इसका छोटा सा एक स्मॉलेस्ट एरिया ले लेंगे, उसी पर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो वैद्युत फ्लक्स, अब इसका सूत्र तो आप जानते हैं, ऊपर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इसके सूत्र को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तब हम छोटा बिंदु ले रहे हैं बच्चों। जब छोटा बिंदु ले रहे हैं तो उसको फाई से लिखेंगे। आप डी फाई लिख सकते हैं या φ1, φ2 तो लिख चुके हैं। यहाँ पर φ3 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर हम छोटा बिंदु ले रहे हैं क्या? डी फाई ई इज इक्वल टू, तो डी फाई ई इज इक्वल टू आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हम ऐसे लिखते आए हैं EDA डॉट के साथ। लेकिन अगर इसके कंपोनेंट घटक के साथ लिखा जाए एरिया के, तो हम लिखते आए हैं बच्चों EDA cos 0 और इसका मान 1 है। तो आपको क्या मिला बच्चों? EDA। ये क्या मिला? डी फाई ई। स्मॉलेस्ट पॉइंट के लिए छोटा सा एरिया जब लिए, अगर पूरा ये एरिया लिया जाए, ये बड़ा सा एरिया लिया जाए जिसपे हमें वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो बच्चों संपूर्ण के लिए एक समाकलन का हमने चिन्ह लगाया था। आप जानते हैं फाई बराबर, ये आप जानते हैं, और ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। और कौन सा पृष्ठ लिए हैं? तीसरा पृष्ठ है, तो यहाँ S3 लिख सकते हैं। 2 पृष्ठ का काम हो गया। एक था क्या हमारा? ये S1 पृष्ठ था, और ये कौन सा पृष्ठ है? S2 पृष्ठ है, और ये पूरा कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? S3 पृष्ठ कहलाएगा। और S3 पृष्ठ के लिए अगर पूरे की बात करेंगे तो बच्चे इसी को हम लिख देंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये कांस्टेंट है संपूर्ण पूरी सतह पर, इसलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ क्षेत्रफल की बात करेंगे, ई को बाहर कर लेंगे बच्चे, और यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जानते हैं कि जो वक्राकार पृष्ठ होता है, वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, बस यहाँ पर यही ध्यान देना है, संपूर्ण इस वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं बच्चे 2πRL।
फार्मूला आप डेरिवेशन किए होंगे मेंसुरेशन में, वहाँ आपको मिला होगा। इस पूरे का मान हम क्या ले लेंगे 2 पाई आर एल। क्यों? क्योंकि यह वक्राकार पृष्ठ है और वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आर तो आप जान रहे हैं दिया है, त्रिज्या है 2 पाई आर एल, एल इसकी लंबाई दिया है। इसलिए अगर आगे हम देखें तो बच्चे क्या किया जा सकता है इसमें हम यही करेंगे कि लिख देंगे क्या, फाई बराबर बोलिए ई इंटू इसका मान क्या होगा बताइए, इसका मान होगा 2 पाई आर एल। क्लियर? समीकरण का संख्या बना सकते हैं आप, चाहे इसको 1 बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स में सब सारी चीजें स्पष्ट हैं। आगे देखिए, अब जब इतना हमें मिल गया बच्चे, इतना मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखेंगे कि गाउस का नियम क्या कहता है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला समस्त फ्लक्स, अगर हम देखें तो गाउस के नियम के अनुसार तो हम उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। फाई बराबर आप जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर, गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला समस्त वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर आप बच्चे क्या लिखोगे, फाई बराबर लिखोगे क्या 1/ε0 इंटू, अब इंटू का मतलब क्या है, आप जो चार्ज है कुल आवेश लिख सकते हैं, या बंद गाउसी पृष्ठ द्वारा घिरा आप लिख सकते हैं, बंद गाउसी पृष्ठ द्वारा, बंद गाउसी पृष्ठ द्वारा घिरा क्या, कुल चार्ज। ये जो चार्ज है पूरा घिरा हुआ है, देखिए ये चार्ज है कि नहीं, ये घिरा है कि नहीं, इसी के अंदर, बाहर नहीं है। बाहर जो थे उनका मान आप स्वयं देख लिए 0 मिल रहा है। पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आवेशों का वितरण हमने 3 नियम बताए थे। जब कोई एक लंबाई का तार हो तो उसके लिए चार्ज का फार्मूला डेंसिटी में बताए थे, लैम्डा के टर्म में आप देखेंगे दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसमें हम जानते हैं गाउसी पृष्ठ से आवेश क्या होगा, उसको हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व आप जानते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा में अनंत लंबाई का एक तार है जो सरल रेखा में रखा हुआ है, तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ लगेगा। अगर यही क्षेत्रफल वाला लेते तो क्षेत्रफल लगा देते, आयतन वाला होता तो आयतन लेते, आकृति पर निर्भर कर रहा है। तो रेखीय आवेश घनत्व आप देखेंगे हम पढ़ा चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हमने बताया था बच्चों क्या होता है, Q/L। इसको आपने देखा है, ये देखिए Q पूरा उस लंबाई पर चार्ज था और उसकी लंबाई L थी, तो उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल खूब आता है। हमें निकालना क्या है बच्चे, चार्ज निकालना है, इसका मान दिया है। तो चार्ज अगर हम ये रेखीय आवेश है तो उस पर जो आवेश घनत्व होगा Q बराबर क्या मिल जाएगा बच्चे, ये मिलेगा लैम्डा और L मिल जाएगा। बस इसी का मान हम क्या करेंगे, बंद गाउसी पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का मान क्या मिल गया, बोलिए लैम्डा L। तो इसको आप 2 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस Q का मान इस वाले समीकरण में रखना है, इसमें गाउस के नियम में रख दीजिए। तो इसके अनुसार देखिए, ये तो आप याद ही रखेंगे, इसके अनुसार क्या मिलेगा, मिलेगा फाई बराबर, क्या मिलेगा बच्चे, फाई बराबर देखिए, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्या आया था, लैम्डा L। अगर हम उसको 2 बनाए हैं तो इसको 3 भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं समीकरण नंबर, समीकरण 1 तथा 3 से, या 3 देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर कर दीजिए, ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा L। तो देखिए एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, काट सकते हैं दोनों तरफ। अब जो बचा हुआ टर्म है वो क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल, एल तो कट गया है, एल को हटा दीजिए, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा। हमें बच्चे निकालना क्या था, आप देखिए हमें निकालना था E का मान। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण किसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, E का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो E बराबर क्या मिलेगा, ये वाला टर्म नीचे चला आएगा, तो ये क्या देगा, लैम्डा अपान देगा 2 पाई आर ε0। मिला कि नहीं मिला, अर्थात E बराबर देखिए बच्चों क्या मिल गया, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनंत लंबाई के लिए सूत्र है। ये डेरिवेशन में अगर नहीं आएगा, इस पे सवाल बच्चे बहुत पूछा जाता है।
आप नीट में जा रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे, प्रवेश परीक्षाएं बच्चे और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए लैम्डा बारा अपान क्या मिला बोलिए, ये मिलेगा क्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर इंटू लैम्डा अपान, देखिए 2 पाई आर लिख दिए हैं, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट इधर कर दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए आर। क्लियर। अगर इसी को सदिश रूप में हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम देखेंगे जिस राशि पर हमें जिस राशि की डायरेक्शन लिखनी होगी उस राशि की डायरेक्शन पे वेक्टर लगा देंगे, अर्थात ई बराबर आप क्या लिखोगे 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपान आर, आर के साथ वेक्टर। ये बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर ये डेरिवेशन आप समझ गए होंगे, सिर्फ आप इस चित्र को समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डेरिवेशन आना चाहिए। 3 नंबर के सवाल में आप जब बोर्ड में लिखते हैं तो जितना छोटा लिख सकते हैं उतना छोटा लिखिए, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। एक पेज में आप 3 नंबर खूब अच्छे से फिजिक्स में प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आप करने क्या जा रहे हो। आप करने ये जा रहे थे अनंत लंबाई का बच्चों एक समान आवेशित तार हमने लिया, उस पे हमने क्या किया कि एक इस बिंदु पर देखेंगे इससे फ्लक्स गुजरेगा, इससे फ्लक्स गुजरेगा, इससे फ्लक्स गुजरेगा, इस बिंदु पर एक प्लस क्यू चार्ज के पास हमने क्या किया, ले लिया इसका एरिया, और इसका एरिया लेकर हमने यहाँ का फ्लक्स निकाला, ये दोनों फ्लक्स शून्य प्राप्त हुए। इस बिंदु पर देखेंगे तो इस पे तो भाई आर दूरी पर कोई एक पी बिंदु लेंगे, ठीक है, तो उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और उसके जो प्रोसेस को हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि इस रेखीय आवेश घनत्व इसका निकाल लिए तो हमें चार्ज मिल गया, और जब चार्ज मिल जाता है तो गाउस का नियम बड़ा आसान हो जाता है, और उसी का मान रख दिए। उसके बाद हम देखते हुए चले आए, हमें ई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपान आर, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। इसको आप किस में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में खूब आसानी से यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन के साथ अगर पूछ लिया, अगर सदिश रूप में लिखिए तो आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, नोट आपको 2-3 लिखवा के दिए हैं कि अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह क्या है, अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है बच्चों, ई प्रोपोर्शनल लैम्डा। आप जानते हैं कि कोई अगर अनंत लंबाई का तार दिया हो तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह उसके रेखीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर रेखीय आवेश घनत्व का मान बढ़ा दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। आपसे कोई डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जो डेरिवेशन होता है उस पर जो क्वेश्चन बनता है उसको समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपको दे देगा कोई एक क्वेश्चन, आप जानते हैं, ऐसे अगर दे दिया जाए ई प्रोपोर्शनल लैम्डा का स्थान पर क्यू बाई एल, आप नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा। कभी देखिए हमने बताया नहीं आपको, पहले शुरू में क्लास में समझा दिया था कि पहले हमें सिद्धांत और थ्योरियाँ जब तक नहीं आएंगी, अब न्यूमेरिकल तो हम करवाते हैं, आप परेशान मत होइए, बोर्ड के ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करवाते हैं कि वो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। आपको अभी सबसे फोकस करना है, उसके सैद्धांतिक चीज़ों पर समझने की जरूरत है। जो पढ़ेगा सो अपने लिए पढ़ेगा, बताना मेरा कर्तव्य है। मैं से एक शिक्षक होने के नाते आपको सही सलाह दे रहा हूँ। सिर्फ आप फिजिक्स में डेरिवेशन खूब अच्छे से कर लीजिए, पूरे डेरिवेशन कर लीजिए। पुराना पेपर आप देखेंगे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और जो बच्चे ईमानदारी से साल भर पढ़ते हैं वास्तव में उनका परिणाम बड़ा सुखद आता है। मेहनत आप करते रहिए, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा, ई प्रोपोर्शनल लैम्डा मिलेगा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। अगर ऐसे ही दे दे कोई एक अनंत लंबाई का 10 मीटर का तार है जिस पर 5 कूलाम का आवेश है, तो ये बताइए उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होगी। आवेश को बढ़ा देने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी कि लंबाई के बढ़ा देने से। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन रहस्यमयी हैं, उसकी चर्चा आप डेरिवेशन से ही करेंगे। तो देखिए यह क्या है, ई प्रोपोर्शनल लैम्डा है। लैम्डा जो हमारा है यह रेखीय आवेश घनत्व होता है बच्चों। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के क्या होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। और आगे देखिए जो उसकी त्रिज्या r थी उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r। यही तो है, 2 केस बड़े महत्वपूर्ण केस थे, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा और इस चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा। चित्र समझ लेंगे तो अनंत लंबाई के तार के एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।